हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत में मिट्टियों के प्रकार। ये जो टॉपिक है भारत के भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीए थर्ड ईयर में अक्सर मिट्टियों को लेकर छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फिर कभी डिटेल में मिट्टियों का वर्गीकरण पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए पढ़ते हैं भारत में मिट्टियों के प्रकार। अगर मिट्टियों की बात की जाए तो मृदा जो है यानी मिट्टी जो है, जो सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, उसकी अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर है, यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी जो परत है, जो कि धूल कण, छोटे छोटे मिट्टी के कण, ये या फिर हम कह सकते हैं कंकड़ मिट्टी या मूल जो चट्टानें होती है, पैतृक चट्टानें, उनके अपरदन के कारण जो पदार्थ निर्मित होते हैं, उनसे जो ऊपर की जो लेयर बनती है पृथ्वी की, उसको हम कहते हैं मृदा। तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी जो मृदा है, किसी भी क्षेत्र की जो मृदा होती है, उसका प्रकार, उसके उपजाऊपन और उसकी संरचना और उसके साथ ही साथ उसमें उपस्थित जो कण है, तत्व हैं, वो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली पैतृक चट्टान यानी मूल चट्टानों पर निर्भर करता है। क्योंकि जो मृदा का निर्माण होता है वह मूल चट्टानों के अपरदन, अपक्षय और उनके मास मूवमेंट यानी अपरदन अपक्षय के पश्चात जो उनके अपरदन पदार्थ होते हैं, उनके परिवहन के फलस्वरूप जो ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो परत जम जाती है, उससे इनका निर्माण होता है। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वो हम आगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी क्षेत्र की जो मृदा है, उसका प्रकार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली पैतृक चट्टानों से मतलब ये है कि जिस चट्टान से उस मृदा का निर्माण हुआ है, उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ भारत में अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, 8 वर्गों में इनको बांटा है मूल रूप से, जिसमें क्रमशः इस प्रकार है: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मिट्टी और पीट और जैविक मिट्टी। ये सब प्रकार कुल मिलाकर देखें तो ये जो प्रकार है कहीं ना कहीं भौतिक कारकों से भी प्रभावित है, क्योंकि मृदा के प्रकार पर, उसके गुणों पर, उस क्षेत्र की जलवायु का, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली भौतिक दशाओं का भी बहुत अधिक फर्क पड़ता है। क्योंकि भौतिक दशाओं के जो सीधा संबंध है वो अपक्षय से है। अपक्षय से मतलब ये है रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, क्योंकि कहीं ना कहीं तापमान, वायुदाब, वर्षा, ये सब कारक मिलकर, उस क्षेत्र की जलवायु मिलकर किसी मृदा के अपरदन में, उसके अपक्षय में, उसके टूटने फूटने में, उसके विखंडन में अपना योगदान देती है। इसीलिए अलग अलग जो भारत में जो क्षेत्र हैं, जलवायु क्षेत्र हैं, वहाँ पर मृदा के प्रकार भी अलग अलग हैं। तो इसको हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जलोढ़ मृदा, इसको हम इंग्लिश में अलुवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मृदा से ही मतलब यह है जल में उड़ी हुई मृदा, यानी कि जब कोई भी नदी अपने उद्गम से निकलती है बड़े ऊंचे क्षेत्रों से, तो वह अपरदन करते हुए जो धरातल है, चट्टान है, उनके टुकड़ों को काट कर लेते हुए आती है और बाद में मैदानी क्षेत्रों में आकर वो जमा कर देती है। तो उससे जो मृदा निर्मित होती है, नदियों के द्वारा जो निक्षेप इकट्ठे किए जाते हैं, यानी कि जल के साथ बहाकर लाई गई मृदा को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग यह 22% भाग पर इस मिट्टी का फैलाव है। और साथ ही भारत को दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो पहला है उत्तर का विशाल मैदान और दूसरा है तटवर्ती मैदान। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मृदा है, यह मृदा मूल रूप से नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। इसीलिए ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, जहाँ पर भारत की प्रमुख जो नदियाँ हैं, जिसमें गंगा और यमुना नदी प्रमुख है, इन नदियों के और इनकी सहायक नदियों के द्वारा इस मृदा का फैलाव यहाँ पर किया गया है। इसीलिए यह क्षेत्र जलोढ़ मृदा की दृष्टि से काफ़ी धनी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में नदियों की अच्छी आवक की वजह से और नदियों की अधिक संख्या की वजह से और मैदानी भाग होने की वजह से यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर के विशाल मैदान में। दूसरा है तटवर्ती मैदान। चूँकि तटवर्ती भाग भी समुद्री लहरों से प्रभावित रहते हैं, इसलिए समुद्री लहरों के द्वारा भी इन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का जमाव किया जाता है
और साथ ही इन तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में आकर गिरती है। इस कारण भी समुद्र के आकर गिरने से पहले ये नदियां अपने साथ लाए गए मलबे को जमा कर देती है। और यहाँ पर भी यानी कि तटवर्ती क्षेत्रों में भी नदियों के द्वारा यहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव कर दिया जाता है। इसलिए मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा भारत में उत्तर के विशाल मैदान में और दूसरे तटवर्ती मैदान में पाई जाती है। इसके अलावा ये नदियों की घाटियों डेल्टाई भागों में भी ये मिलती है। डेल्टा जैसा कि आपको को पता है, डेल्टाई क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर नदी का मुहाना होता है और वहाँ पर नदी का वेग क्या हो जाता है, अत्यधिक अवसादों की मात्रा के कारण और निम्न ढाल के कारण धीमा हो जाता है। और नदियाँ अपने साथ जितने भी पदार्थ लाती है, अपरदित पदार्थ लेके आती है, उनका जमाव क्या कर देती है, मुहाने पर कर देती है। उससे जो स्थलाकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसलिए डेल्टाई क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट और निक्षेपण से हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, यह जो मृदा है तलछट के किसके निक्षेपण, तलछट के निक्षेपण यानी निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम फलस्वरूप होती है। निक्षेप का मतलब यहाँ जमाव से है। और यह एक अक्षेत्रीय मृदा है। अक्षेत्रीय मृदा से ये मतलब ये है कि यह किसी क्षेत्र विशेष में नहीं पाई जाती या फिर उस क्षेत्र में इसका जन्म नहीं होता, यह किसी अन्य क्षेत्र से भाग कर लाई जाती है, इसलिए इसको अक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा के दो भेद हैं यानी दो प्रकार हैं, एक तो खादर और बांगर। खादर को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ साल दर साल अपना द्वारा बहाकर लाए गए मलबे का जमाव करती है। और बांगर वह क्षेत्र है जो कि एक समय में खादर हुआ करता था, यानी कि जहाँ पहले नदियाँ अपने बाढ़ के द्वारा साथ में जो जल के साथ जो अवसाद बहाकर लाती उनका जमाव करती थी, परंतु अब इन क्षेत्रों में नदी की पहुँच नहीं होती है, इसलिए ये प्राचीन जलोढ़ मैदान है और उसको हम कहते हैं बांगर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से एग्ज़ाम में खादर और बांगर का लेकर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें एग्जाम्पल देकर। अब इस मृदा की जो विशेषता है उसकी बात की जाए तो इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अब ह्यूमस की कमी इसलिए होती है क्योंकि परत दर परत इसका हर साल इस पर बाढ़ के जल का जमाव किया जाता है और इस कारण इसमें जो सड़ी गली पत्तियाँ, जैविक अंश होते हैं वो कम पाए जाते हैं। पर जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है, इसीलिए यह मिट्टी जो है इसमें जो पोटास और चूने का अंश भी पर्याप्त पाया जाता है और ये खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, उर्वरक मिट्टी होती है। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे कैटेगरी है जो मृदाओं की अलग अलग इसमें बांटी गई है, वो हमारे लिए समझ लेना ज़रूरी होता है क्योंकि ये शब्द बार बार प्रयोग किए जाएंगे। एक तो जोनल सॉइल, अजोनल सॉइल और इंट्राजोनल सॉइल, क्षेत्रीय मिट्टी, अक्षेत्रीय मिट्टी और अंतर क्षेत्रीय मिट्टी। तो यहाँ पर अगर जोनल सॉइल की यानी क्षेत्रीय मिट्टी की बात की जाए तो क्षेत्रीय मिट्टी वह मिट्टी है जिसके ऋतुचरित चट्टानी कणों की खनिज विशेषताएं आधारभूत चट्टानों से मिलती है। स्पष्ट है कि यह मृदा उसी प्रदेश में है। यहाँ पर कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई एरिया है और इस एरिया में जो मूल चट्टानें यहाँ पाई जाती है और यहाँ पाई जाने वाली जो मृदा है, अगर उसके कण और इन चट्टानों के अंश दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं यानी कि जो मिट्टी है उसका निर्माण वहाँ पाई जाने वाली चट्टानों से ही हुआ है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय मृदा हम उसको कहेंगे। जैसे कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये सब जो मृदाएं हैं ये जोनल सॉइल यानी क्षेत्रीय मृदाएं हैं जो कि स्थानीय दशाओं और स्थानीय जो चट्टानें होती है उन दशाओं और चट्टानों के कणों से ही बनती है, उन दशाओं के कारण ही बनती है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली दशाओं और चट्टानों के कारण, इसलिए इनको कहते हैं हम क्षेत्रीय मृदाएं। इसको हम और आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरी है अक्षेत्रीय मिट्टी या अजोनल सॉइल। इसको अक्षेत्रीय मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है यह मिट्टी, मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए यह एक क्षेत्र है, जैसे कि इसको ले लीजिए आप, गंगा का मैदान है और यह है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। यानी कि यहाँ पर जो मृदा पाई जा रही है गंगा के मैदान में, यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है, मतलब ये इसका मूल स्थान नहीं है। और यहाँ जो इस मिट्टी का निर्माण हुआ है वो यहाँ की पैतृक चट्टानों से ना होकर वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की पैतृक चट्टानों से निर्मित हुई है। यानी कि इसका स्थान क्या है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र ना होकर क्या है,
क्या है, इसका स्थान अभी वर्तमान में क्या हो गया है, खादर का, यानी कि ये है गंगा का मैदानी प्रदेश। इसको हम एक एग्जाम्पल और देके समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई इंडियन है, वो एनआरआई है, कहीं जाके बस गया कनाडा में, परंतु उसका मूल स्थान तो क्या है, भारत है, परंतु बस कहाँ गया है, अमेरिका में। तो वह क्या हुआ, अक्षेत्रीय हुआ ना, कहाँ पर, यूएसए में, क्योंकि उसका मूल स्थान यूएसए ना होकर क्या है, भारत है, तो वह यूएसए में क्या कहलाएगा, अक्षेत्रीय कहलाएगा। इसी तरह मृदा होती है कि मृदा जो है, जिस क्षेत्र में वर्तमान में पाई जा रही है, वह उसकी उत्पत्ति का मूल क्षेत्र नहीं है, उसके निर्माण का मूल कारण क्षेत्र नहीं है, वो कहीं और से संबंधित है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, अक्षेत्रीय मृदा। इसका उदाहरण है जलोढ़ मृदा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जलोढ़ मृदा है जो नदी होती है, नदी की तरह बहा कर लाई जाती है, किसी और स्थान पर इसको स्थापित कर दिया जाता है, इसीलिए इनको मतलब अजोनल सॉइल कहेंगे। और दूसरी लोएस, लोएस जो मृदा होती है, ये भी हवा के द्वारा जो कण उड़ाकर लाके जाते हैं और कहीं और जगह निक्षेपित कर दिए जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे अक्षेत्रीय मृदा। कुल मिलाकर अगर बात कही जाए, तो जो अजोनल सॉइल्स होती है, यह अपर्दन के दूत हो, यानी अपर्दन के जो कारक होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, तो स्थानांतरण के फलस्वरूप इन मृदाओं का और दूसरे क्षेत्र में निर्माण होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अजोनल सॉइल। अपर्दन के दूत कहे जाते हैं जल को, हवा को और उसके साथ साथ लहरों को। ये तीनों अपर्दन के दूत होते हैं, क्योंकि ये अपर्दित जो पदार्थ होते हैं, जो टूट फूट और गल जाते हैं, उनको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, अपने साथ स्थानांतरित करके कहीं और जगह विस्थापित कर देते हैं, इसीलिए इसको हम अपर्दन के दूत कहते हैं। दूसरी है, जो तीसरी जो प्रकार है मृदा का, वह है इंट्राजोनल सोइल, इसको अंतःक्षेत्रीय मिट्टी कहेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी प्रदेश की चट्टान यदि रासायनिक ऋतुक्षरण से प्रभावित हो जाती है और मुख्यतः विलयन जैसी क्रिया होती है, तो वह अंतःक्षेत्रीय मिट्टी का विकास होता है, यानी कि चूना पत्थर मृदा, रेड जोन, टेरालुसा। मान लीजिए जैसे कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो, उस क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जा रही है, उनमें अगर किसी कारण से केमिकल रिएक्शन हो गया है, या फिर उनमें कोई भी ऐसा कारण है, रासायनिक और भौतिक कारकों की वजह से प्रभावित होकर वो घुल जाती है और उस क्षेत्र में फैल जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार की मृदा को अंतर्क्षेत्रीय मृदा कहेंगे, जैसे कि चूना पत्थर मृदा और रेडजिना और टेरारोसा, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ये जो प्रकार है, आप ध्यान रखें, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इन तीनों में डिफरेंस। अब अगली जो मृदा है वो है काली मिट्टी। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा, काली मिट्टी क्या है, एक तरह की क्या है, जोनल सोइल है। जोनल सोइल मतलब जो उसी स्थान में ही पाई जाती है और उसके आधारभूत चट्टानें जहाँ होती है उसी से निर्मित होती है। तो ये क्या है, काली मिट्टी एक जोनल सोइल है। यह काली कपासी मिट्टी है, इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। और यह मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। और इस मिट्टी का विस्तार पूरे भारत में ज़्यादातर महाराष्ट्र में, दक्षिणी पूर्वी गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। कुल मिलाकर यहाँ आप देखेंगे तो जो ये मृदा है काली मिट्टी, ये जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है, उस प्रायद्वीपीय भाग के आंतरिक क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से फैली हुई है। बाद में हम इसको मैप में भी देखेंगे। क्षेत्र हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठार के भाग के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में यह मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, क्योंकि इस मृदा का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से होता है। इसी कारण इसका रंग भी काला होता है और ये कठोर होती है, और इसमें जो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है वो भी बहुत अधिक होती है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इस मृदा का जो निर्माण होता है बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कभी ज्वालामुखी विस्फोट से लावा का उद्गार हुआ होगा और वो फैलकर एक विशाल क्षेत्र में फैलकर जमा हो गया होगा, और बाद में जब इस क्षेत्र में अपर्दन और अपक्षय के कारण ऐसी क्रियाएं हुई, तो इनका विखंडन होकर अपर्दन होकर यहाँ मृदा के रूप में तब्दील हो गए। तो ऐसे क्षेत्र में जो मृदा विकसित होगी उसको हम कहेंगे काली मिट्टी, और यह बनती है लावा प्रधान क्षेत्रों से। इसके काला होने का मुख्य कारण इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की क्वांटिटी अधिक होने की वजह से होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के टिटिनी फेरस और मैग्नेट यौगिक आदि इसमें उपस्थित होते हैं।
तो लोहे और एल्यूमिनियम की अत्यधिक मात्रा में के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। आपसे कभी भी किसी भी मृदा की विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है कि जैसे काली मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली बात तो ये क्या है, किससे बनती है? लावा निर्मित क्षेत्रों से लावा पदार्थों के विखंडन से बनती है, उपजाऊ होती है, कपास की खेती के लिए उपयोग होती है। दूसरा इसका जो नाम है वो है रेगुर मृदा भी इसको हम कहते हैं, और इसकी जल धारण क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। और इसके काला रंग होने का कारण क्या है? इसमें लोहे की मात्रा अत्यधिक होना। इस मृदा की ऊपरी परत के सूख जाने के बावजूद निचली परत में क्या रहती है? नमी बरकरार रहती है। ऊपरी परत में जैसे आप पानी डालेंगे सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ जाएगी। और इस क्षेत्र में जो है, इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और चूने की अधिकता होती है, पर इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की और जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। और यह क्या है? एक जोनल सोइल है, क्षेत्रीय मृदा है। तीसरी जो मिट्टी का प्रकार है वह है लाल एवं पीली मिट्टी। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस यानी ये दोनों जो है, एक तो आग्नेय चट्टान है और दूसरी क्या है? रूपांतरित चट्टान है। इन चट्टानों के विखंडन से हुआ है और यह भी एक क्या है? क्षेत्रीय मृदा है। और ये मृदा अपेक्षाकृत बलुई और लाल पीले रंग की होती है। लोहे के ऑक्साइड के मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। कहने का मतलब ये है, ये उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पर लवा निर्मित चट्टानें हैं। साथ ही साथ उन चट्टानों में लोहांश की मात्रा अधिक है और उनमें केमिकल अगर कोई प्रोसेस होता है, नमी अधिक होती है इन क्षेत्रों में, तो वह लोहा वायुमंडल की नमी से क्रिया कर कर जंग वाली, जैसा जैसा कोई लोहे में जंग लग जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। उसी प्रकार यह मिट्टी भी ऐसे क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ नमी अधिक पाई जाती है। अब यह जो मिट्टी है, यह जल योजित रूप में ये पीली दिखाई पड़ती है, यानी जल से जैसे इसकी क्रिया होती है धीरे धीरे इसका रंग पीला पड़ जाता है। इसका ऊपरी संस्तर लाल और निचला संस्तर पीला होता है। जैसे किसी लोहे को जंग लग जाता है तो उसका भी इसी प्रकार से कलर होता है। ऊपर से वो कैसा दिखेगा? लाल कलर का, और जैसे हम उसको निकालेंगे वो पीला रंग होगा। तो यह मृदा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इसमें भी ह्यूमस की कमी होती है और यह भी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अधिकतर भूमि पर यह झारखंड के संथाल और परगना, छोटा नागपुर का पठार में यह मृदा पाई जाती है। यह जो मृदा होती है, इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि जो मोटे अनाज और दलहन तिलहन है, इनकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब जो अगली मृदा है वो है लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट जो सॉइल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सॉइल है, क्योंकि अक्सर इसका अर्थ पूछ लिया जाता है और इसका क्या उपयोग है, क्यों यह, किसका निर्माण कैसे होता है, ये पूछ लिया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण भी आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप के आने के कारण होता है। सामान्यतः यह वहाँ पाई जाती है जहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट चट्टानों पर अपक्षालन होता है। अपक्षालन का मतलब ये है कि जब वर्षा अधिक होती है तो मृदा के ऊपरी जो कण होते हैं वो घुलकर कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका ऊपरी जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है और बालू एवं चूने के अंश रिस रिस कर नीचे चले जाने के कारण इसमें मृदा के रूप में लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। यानी ऊपर जो रहता है, ऊपरी परत पर लोहा और एल्यूमिनियम बच जाता है। इस कारण इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत में पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं भारत के। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र, मेघालय के पठार में पाई जाती है। ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सब अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं, परंतु इसका सबसे ज़्यादा विस्तार केरल राज्य में है, क्योंकि केरल जो है भारत में बहुत अच्छी वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। इसीलिए भी ये मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी की जो मृदाएं हैं उनके प्रकार हैं लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।